आप में से बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने इस व्यक्ति को देखा होगा, इस न्यूज़ के बारे में देखा होगा और सबने आपको बताया होगा इसके बारे में कि किस तरह से इस व्यक्ति को, जो कि सत्ता के अंदर था, जो कि एमएलए था, उसको अपनी पावर का यूज़ करते हुए किस तरह से कोर्ट से उस व्यक्ति को बेल मिल गई, पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। रेपिस्ट था, प्रॉपर कन्विक्ट भी हुआ था, स्टिल उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होके और ये व्यक्ति बाहर आ गया। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें सारी बताई हैं, सारी इंफॉर्मेशन बताई हैं, आपको ये नहीं बताया होगा कि ये सिर्फ अकेला एक ऐसा नेता नहीं है, एक अकेला ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो हमारे लॉ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कानून का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिस हिस्सा का फायदा उठा के, जिसमें लूप होल्स ढूंढ के ये लोग बाहर निकल आते हैं, वो एक बड़ा फेलियर है ना। दूसरा पक्ष यहां पर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो बेल दी है, हाई कोर्ट ने एकदम सही किया है, क्योंकि जो कोर्ट है वो भावनाओं से नहीं, वो लीगल तरीके से, वो लॉ के बेसिस पर, वो एविडेंस के बेसिस पर चल सकता है, वो खुद कानून नहीं लिख सकता। इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोर्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता तो पूर्ण न्याय देने की बात क्यों यहां पर करी जाती है। सभी एंगल को खंगालने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स, ऐसी एक्टिविटीज में, मैं कहूंगा कि जो जघन्य अपराधों में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उन्होंने ही जो कानून यहां पर बनाए हैं, उन कानूनों का फायदा उठा के वो लोग यहां पर बच जाते हैं और ऐसे क्राइम करने वाले लोग बिल्कुल भी क्यों नहीं डरते और अगेन एंड अगेन सोसाइटी में ऐसी चीजें कैसे होती रहती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर शुरुआत से बात करूं तो आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे इन सभी चीजों को लेके। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को यहां पे जब जमानत दी, इसको बेल दी, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत वाइड एक, हम देखेंगे तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं वो हमें देखने को मिले। चाहे सोशल मीडिया के बारे में बात करें, चाहे दिल्ली के अंदर बात करें, हर जगह पर एक बड़ा विरोध आया। ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत खूबसूरत बात हमें देखने को मिलती है कि लोग अब सवाल पूछते हैं, लोग अब क्वेश्चंस उठाते हैं, लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी प्रोटेस्ट करने गए, यहां पर प्रोटेस्ट किया लोगों ने, एक अच्छी वीडियो यहां पर देखने को मिली। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लोग गए क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को जो बेल दी थी वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दी ना। दिल्ली हाई कोर्ट का भी अप्रोच यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, क्यों यहां पर सारा का सारा जो लूप होल है, कैसे सारा गेम यहां पर चल रहा है, तो यहां पर समझने की आप कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति एक रेपिस्ट था, मैं ये कह रहा हूं अक्यूज नहीं था, ये कन्विक्टेड था, यानी कि सजा इसको मिल चुकी थी कोर्ट की तरफ से। और इस व्यक्ति को सजा जो मिली, अब ये व्यक्ति बेल पर बाहर क्यों आ गया, इस कानून में क्या समस्या थी, पहले समझने की कोशिश करो। ये जो व्यक्ति को सजा मिली थी, इस व्यक्ति को सजा मिली थी पॉक्सो कानून के तहत, आप सब लोग जानते हैं। अब पॉक्सो कानून में ऐसा क्या है, पॉक्सो कानून के तहत सजा, यानी कि जो हमारी आईपीसी यानी कि बीएनएस वगैरह थी, उनमें तो जो रेप की धाराएं थी वो थी, लेकिन जो पॉक्सो का मामला यहां पर बनता है वो भी इस व्यक्ति के ऊपर बना था। क्यों? क्योंकि जिस महिला का रेप हुआ था वो 18 साल से कम उम्र की थी उस समय पर, इसलिए पॉक्सो का मामला भी इसके ऊपर बनता है। अब यहां पर जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट की इंटरप्रिटेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाईकोर्ट ने यहां पर क्या कहा है। हाई कोर्ट ने यह कहा है, क्योंकि यह पॉक्सो एक्ट से ही संबंधित मामला है तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो एमएलए था ये एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, यानी कि कल को अगर आपसे आके कोई भी नेता ये कहे कि हम तो जनता के सेवक हैं, तुरंत मना कर देना कि ना भैया, कानूनी रूप से आप लोग जनता के सेवक हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी शब्द के ऊपर आपको कानूनी संरक्षण मिल जाता है, जैसे इस रेपिस्ट व्यक्ति को मिला है। Here is why Delhi High Court granted bail to कुलदीप सिंह सेंगर in उन्नाव रेप। इसी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कोर्ट की पहली चीज हमें यहां पर यह समझनी होगी कि इस व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में इस व्यक्ति को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या है पूरा मामला? देखो, अगर हम बात करें, हमारा आईपीसी है, बीएनएस है या फिर पॉक्सो जो कानून है, उनमें लोक सेवक की जो परिभाषा है, उस लोक सेवक की परिभाषा में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल नहीं है। अब मैं यहां पर इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, लोक सेवक की परिभाषा क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पॉक्सो कानून के बारे में बताऊंगा तो पॉक्सो कानून में आपको दो प्रोविजन, यानी कि दो तरह की सजाएं देखने को मिलेंगी। जैसे अगर कोई सामान्य नागरिक ऐसे कोई क्राइम करता है, रेप जैसे क्राइम करता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है, वहीं पर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, क्योंकि लोक सेवक है तो डेफिनेटली एक उसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, ताकतें उसके पास ज्यादा हैं, तो उस मामले में उस व्यक्ति को 20 साल की कठोर सजा दी जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगेन 20 साल की जो कठोर सजा है वो लोक सेवकों के लिए है, और इसी चीज का फायदा यहां पर उठाया, इसी लॉ की लूप होल का फायदा उठाया यहां पर इसके वकील ने और इस व्यक्ति ने।
कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि पॉक्सो एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है उसमें जनप्रतिनिधि, क्योंकि एमएलए के जनप्रतिनिधि होता है, वो जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को ये वाली कठोर सजा नहीं, ये जो 10 साल वाली जो सजा थी ये सजा यहां पर मिलेगी ना। और क्या लूपहोल है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वैसे तो ये कानून ये कहता है, जो पॉक्सो कानून है ये कानून कहता है कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण यहां पर दिया जाएगा, उनको बचाने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन जो कानून के निर्माता लोग हैं, कानून किसने बनाया? हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उन लोगों ने बनाया। अब उन लोगों ने इससे अपने आप को बचाया है इस कानून से। आप अभी इसमें हिपोक्रेसी देखने की कोशिश करना इस कानून में, क्योंकि कानून ये बनाया है उन्हीं लोगों ने बनाया, और उनमें से ज्यादातर लोग क्रिमिनल हैं। हमारे पार्लियामेंट और हमारे जो स्टेट असेंबलीज जो हैं उनमें जो लोग बैठे हुए हैं, अब इन लोगों ने जो यहां पर लोक सेवक की परिभाषा डाली है, शब्द को डाला है, तो अपने आप को लोक सेवक की परिभाषा से इन्होंने अलग रखा है। इसलिए जो ज्यादा कड़े अपराध हैं उनसे ये लोग बच जाते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे तो ये इसमें लोक सेवक में आता कौन कौन है। अगर मान लो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं आते तो लोक सेवक में कौन कौन आता है? अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आएगा, पुलिस कर्मचारी है वो आएगा, न्यायिक अधिकारी हैं वो आएंगे, नौकरशाह हैं वो आएंगे, सशस्त्र बल का कोई व्यक्ति है वो आएंगे। यानी कि अगर ये लोग ऐसा कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं बच्चों के साथ तो उन लोगों को 20 साल की सजा यहां पर मिलेगी, वो भी कड़ी सजा यहां पर होगी। यानी कि ये सभी लोग सरकार के अधीन नियोजित हों और सरकारी वेतन पाते हों। अब आप ये कहेंगे कि इनको तो वेतन तो इनको भी मिलता है, एमपी एमएलए हैं, पैसा तो इनको भी मिलता है, ये भी तो पैसा इनको मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन हाँ, यहां पर टेक्निकलिटी है, इनको जो पैसा मिलता है वो अलाउंसेस की फॉर्म में मिलता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसमें से इसकी वजह से ये लोग जो हैं लोक सेवक की परिभाषा के अंदर नहीं आते इस पॉक्सो कानून के तहत ना। अब इस पॉक्सो कानून में ये इतनी गंभीर खामी है तो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है उसे 10 साल की सजा मिलेगी, लोक सेवक या फिर अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति न्यूनतम 20 वर्ष। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आप भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहां पर लिखा हुआ है अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति, इस कानून में जो 20 वर्ष की सजा के प्रावधान करता है। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति एमपी और एमएलए है तो क्या वो व्यक्ति अधिकार की स्थिति वाला नहीं है? क्या वो व्यक्ति ताकतवर नहीं है? क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब शुरुआत में इस व्यक्ति को, जो कुलदीप सिंह सेंगर जो है उन्नाव का जो रेप मामला था, इसको यूपी पुलिस देख रही थी शुरुआत में, लेकिन यूपी पुलिस से फिर ये केस जाता है सीबीआई के पास। सीबीआई के पास ये केस इसलिए गया था क्योंकि ये व्यक्ति बहुत पावरफुल था, इसकी अप्रोचेस, धन बल हर तरीके से, तो ये जो विक्टिम लोग थे उनको डराना धमकाना, जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश करना, इन सभी वजहों से सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला था कि सीबीआई इस मामले को देखेगी, तो जाके सीबीआई ने सारी जांच पड़ताल करी थी और तब इस व्यक्ति को सजा यहां पर मिली थी। अभी भी सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगेन बात यहीं पर करी जा रही है, जब ये व्यक्ति इतना ज्यादा ताकतवर है तो क्या इसको लोक सेवक की परिभाषा में नहीं होना चाहिए? विधायक जैसे लोग, प्रशासन, पुलिस और स्थानीय तंत्र, इन पर इनका बड़ा प्रभाव रहता है, तो क्या ये ताकतवर नहीं है? इतना सब होने के बाद भी सवाल यहां पर यह भी उठता है, यानी कि इन्हें सामान्य आरोपी यहां पर माना जाता है। इससे बहुत सारे बच्चों की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा खतरे में मिलती है। और रिसेंटली आपने एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें किस तरह से सत्तारूढ़ दल का एक व्यक्ति जाके वहां पर एक लड़की को धमकाता है। और यहां पर कमाल की बात आप देखिए कि एक दिन बाद जब एफआईआर्स होती हैं तो उस महिला ने ही बयान बदल दिए। अब क्या वो बयान ऐसे ही बदले या फिर दबाव देके बदलवाए गए, वो एक अलग मामला यहां पर होता है ना। अब जो हाईकोर्ट अपना पक्ष यहां पर रख रहा है, हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भाई देखो, हम अगर लोक सेवक की परिभाषा में नहीं मान रहे हैं जनप्रतिनिधि को, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आईपीसी की धारा से अलग माना था जो लोक सेवक हैं, यानी कि आईपीसी की धारा में जो लोक सेवक की परिभाषा है उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया था। तो हाईकोर्ट कह रहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हमारी तो यहां पर कोई कैसी भी गलती नहीं है। अब इनका कहना यह है कि जब तक संसद कानून में कोई बदलाव नहीं करेगी तो अदालतें अपनी तरफ से इस परिभाषा का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है। और अदालतें अगर ऐसा कुछ करेंगी तो ये जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा, यानी कि न्यायिक अतिक्रमण माना जाएगा। नाउ समझने की कोशिश करते हैं, एक हिपोक्रेसी को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कह रहा हूं आईपीसी, चाहे अभी आपका जो आज का बीएनएस है, चाहे पॉक्सो कानून है, इनमें अगर आप इनको लोक सेवक की परिभाषा नहीं अगर इनको इंक्लूड कर रहे, तो भाई साहब करप्शन वाला जो एक्ट है यहां पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988,
इनमें तो एमपीज और एमएलएस को लोक सेवक की परिभाषा के अंदर माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज को यहां पर एक्सेप्ट किया है कि आप अगर भले ही आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अगर आपने कोई करप्शन किया है तो आप उसकी आड़ में बच नहीं सकते, आपको लोक सेवक की परिभाषा में माना जाएगा, करप्शन के चार्जेस आप लोगों के ऊपर लगेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इनको लोक सेवक माना है तो पॉक्सो एक्ट में क्यों यह बदलाव नहीं किया जा सकता, या फिर कोर्ट अपनी तरफ से इसकी इंटरप्रिटेशन फिर से खुद क्यों नहीं दे सकती, यह सवाल यहां पर उठता है। तो हम देखेंगे भ्रष्टाचार में इनको लोक सेवक नहीं माना गया, लेकिन हां इनको पॉक्सो जैसे कानून में अगर ये रेप करते हैं तो ऐसे मामले में इनको जो सामान्य व्यक्ति है वो यहां पर माना जाता है। लेकिन चलिए अब इस चीज को भी मान लेते हैं कि ठीक है, कानून में जो परिभाषा है आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी होती है कि अगर कोई कानून पूर्ण न्याय या फिर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है हमारा यहां पर। और स्पेशली जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा रेफरेंस दूं तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 142 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो क्या जो रेप पीड़िता है, जिसके साथ रेप हुआ, जिसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया, उसको इस कंप्लीट जस्टिस की, उसको इस पूर्ण न्याय की आवश्यकता नहीं है? ये सारे सवाल उठते हैं। और अभी रिसेंटली एक अच्छी और एक थोड़ा सा यहां पर एक देखा जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेता है। रिसेंटली अभी ये न्यूज निकल के आई कि इस पूरे मामले में जो सीबीआई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सीबीआई इस मामले को हैंडल कर रही थी, तो सीबीआई ने यहां पर प्ली डाली है, सीबीआई ने यहां पर याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो उसकी बेल को खारिज करा गया है उस पर फिर से सुनवाई हो। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का अभी एक ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। जो पीड़िता थी उनके पक्ष में ये डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो कानून की धारा 6 जिसके तहत उनको लोक सेवक नहीं माना था और उनकी जो आजीवन कारावास की सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। अब वापस से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का जिक्र किया है कि जो पॉक्सो कानून की धारा यहां पर 6 का इस्तेमाल करके जो बात करी गई थी कि लोक सेवक, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में बोला भी कि भाई जिस व्यक्ति जो एक मान लो एक पटवारी है, एक कानून वो एक छोटा व्यक्ति, अगर वो पॉक्सो एक्ट की परिभाषा में आता है तो एमपी एमएलए के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पर यहां पर स्टे यहां पर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक काफी अच्छा और एक बहुत बेहतरीन डिसीजन, फिर से एक जो न्याय की संभावना, एक न्याय की जो उम्मीदें हैं वो लोगों को यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि यहां पर पार्लियामेंट का रोल। हमें यह समझना होगा कि जो हमारे लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर, क्योंकि अगर आप क्रिमिनलाइजेशन देखोगे पॉलिटिक्स में तो एक भयानक, एक डराने वाला डेटा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा आज के समय पर जनता जवाब मांगती है, जनता प्रश्न उठाती है, जनता विरोध करती है। तो अब जरूरत है कि इस पॉक्सो एक्ट में या फिर जितने भी कानूनों में ऐसे लूप होल्स हैं उन लूप होल्स में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट के अंदर जो सरकार है वो सरकार इस कानून में अमेंडमेंट करे और इस अमेंडमेंट में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता क्यों ना हो, क्योंकि इस चीज को समझना होगा कि जो पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए लोग हैं वो बड़े क्रिमिनल जो डेटा हैं वो उनके साथ अलाइन होते हैं। तो इन चीजों को हमें यहां पर देखना होगा। तो बाकी आप अपना जो इसमें कोर्ट का पूरा एस्पेक्ट है या फिर इस पूरे केस का एस्पेक्ट है, जो भी आपका यहां पर मत है, मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में अगर आप जानना चाहें या फिर आप इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल ऐसे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको इजी वे में अगर आप समझना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्सेज पे 55% का जो ऑफर है वो भी चल रहा है, जिसमें डबल वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है। CSC अश्योर आपको मिलता है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी फर्दर आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसको एक्सटेंड करेगा। आप शुभ 50 कोड ये अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट को आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो पूरी ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन के हिसाब से ये नॉर्मल प्राइजेस हैं, 55% के बाद में ये प्राइजेस आपको यहां पर मिलते हैं। अलग अलग समय के लिए जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगर बैचेस के बारे में आपको बताऊं तो जो आगाज बाइलिंगुअल बैच है वो 1 दिसंबर से जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है यहाँ पे, और हम देखेंगे 29 जो डेक है इससे शुरू हो चुका है हमारा, जो शुरू हो रहा है हमारा जो प्रारंभ बैच है जो कि प्योरली हिंदी का है, और ये समिट का बैच है। यानी कि सारे के सारे बैच ऑलमोस्ट रनिंग कंडीशन में है, आप किसी को भी यहां पर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।